हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, है ना। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम अमाउंट रिसीव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं डेटर से, वो कैपिटल रिसीट नहीं होती। वो कौन सी रिसीट होती है? वो होती है रेवेन्यू रिसीट। तो यहाँ पे ये जो डेटर है ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डेटर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हम क्रेडिटर लिख देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स, जो अमाउंट हमने ऑब्टेन किया है क्रेडिटर्स से, ठीक है, वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा कैपिटल रिसीट, हम उसको मान लेंगे। वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, एक टाइप का लोन हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्रेडिटर, जैसा यहाँ पे लिखा भी गया है कि हमने अमाउंट ऑब्टेन किया है वे ऑफ लोन, बाय वे ऑफ लोन, कोई लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो कैपिटल रिसीट हम उसको मानेंगे, ठीक है। और जो डेटर से अमाउंट रिसीव होता है वो रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट मैं आपको आज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें हम कवर कर लेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स जनरली इंक्लूड, देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। बैलेंस शीट को बनाया जाता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने के लिए, है ना। That is a position of assets and liabilities of a business and at a given point of time, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फाइनल अकाउंट्स को यहाँ पे बांटा गया है, देखिए दो पार्ट्स में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट भी हम इसे बोलते हैं। तो एन इनकम स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मेजर्स अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। तो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी मेजरमेंट हम इनकम स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज असेस्ड, तो इसको असेस कैसे किया जाएगा, इसका आंकलन कैसे किया जाएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का? बाय गिविंग समरी ऑफ हाउ द बिजनेस इनकर्स इट्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस थ्रू बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कि बिजनेस जो है किस तरीके से अपने रेवेन्यू और इनकम को ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के थ्रू करता है। मतलब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के थ्रू हमको कितनी इनकम हो रही है, कितनी रेवेन्यू हो रही है, और कैसा हम एक्सपेंस और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, इसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो शोज दैट नेट प्रॉफिट earned or net loss incurred over a specific accounting period, है ना, जनरली अ ईयर। तो इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और या फिर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। ध्यान से आप एक बार से फिर से इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट, किसी एक वर्ड का यूज होगा, या स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस भी इसको हम बोलते हैं। द इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो इनकम स्टेटमेंट होती है, जिसकी बारे में हम अभी बात की हमने, है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट को दो भागों में बांटा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज इस लेक्चर में हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानेंगे। मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपको पूरे तरीके से बताऊंगा, है ना स्टूडेंट्स। और जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा वो आपने नोट डाउन भी करनी है, और वैसे भी इस बुक की थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, है ना, बेचना और खरीदना। द ट्रेडिंग अकाउंट
shows the result of buying and selling of goods। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको किस चीज का पता चलता है कि हमने जो भी गुड्स और गुड्स को खरीदा है, गुड्स को बेचा है ना, उससे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारा नेट रिजल्ट होगा बाइंग और सेलिंग का, उसके बारे में है ना, किसकी बाइंग और सेलिंग, गुड्स की। दैट इज इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट है ना, अर्न और ग्रॉस लॉस इनकर्ड टू द परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स। तो गुड्स को बेचने से और खरीदने से है ना, खरीदने और बेचने से कितना हमको ग्रॉस प्रॉफिट हमने अर्न किया, ग्रॉस लॉस अर्न किया, उसका पता ट्रेडिंग अकाउंट से चलता है। उसका पता चलता है किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ टोटल सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बातें यहाँ पे हैं। सो यहाँ क्या बोला गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ टोटल सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मोर देन, अगर हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, वो ज्यादा है और हमारी टोटल सेल जो कम है, तो हमको क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, ठीक है, कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मेरी सेल ज्यादा है और मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, यानी कि गुड्स की जो कॉस्ट है वो कम है, तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा है और सेल कम है, तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, और यहीं से आप थ्योरीज को लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट आर गुड्स सोल्ड, सर्विसेज रेंडर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ और इन्वेंट्री ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि गुड्स को सेल किया, सर्विसेज जो हमने दी, या जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। एंड जो कॉस्ट होती है ऐसे गुड्स की, है ना, कॉस्ट ऑफ सच गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, ये कहाँ पे, ये जो है आपकी डेबिट साइड में दिखाई जाती है। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट होगी वो कहाँ आएगी, वो डेबिट साइड में, और जो सेल होगी वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे उसको, और साथ में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, इन्वेंट्री होगी, उसको भी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है ट्रेडिंग अकाउंट के। पहला, इट सर्व्स एज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट एग्जिबिट्स वैल्यू ऑफ डायरेक्ट सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और इट अनसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का हमको पता चलता है। ठीक है, डायरेक्ट सेल का, ये सेल को, डायरेक्ट सेल को बताता है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बताता है ये। और इट प्रोवाइड्स ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट गेट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इस अकाउंट का जो बैलेंस आता है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। ठीक है, और उसको, उस ओपनिंग बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं आपको जो है ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ये सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पे बेस्ड, है ना। तो ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या पर्पस है, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की, है ना, अकाउंटिंग में। तो देखिए, द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर एम्ड टू बी फुलफिल्ड बाय द ट्रेडिंग अकाउंट। पहला, टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस, which is the difference between net sale and cost of goods sold। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को डिटरमाइन करता है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, जो कि किसका डिफरेंस होता है, नेट सेल का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो नेट सेल कौन सी सेल है, जब हम, देखिए, जब हम टोटल सेल, देखिए टोटल सेल में कौन सी सेल्स आती है स्टूडेंट्स, टोटल सेल्स में हमारी एक तो कैश सेल्स भी आती है, ठीक है, और हमारी क्रेडिट सेल भी आती है। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पे नेट सेल की बात हो रही है, जो हम सेल दिखाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें से हम सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें से हम बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं अकाउंटिंग में, है ना। तो ये नेट सेल भी आगे आएगी, मैं पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, फिलहाल आप जान लें
कि नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पता चलता है ना, दैट आर इनकर्ड ऑन द परचेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो गुड्स को खरीदने में, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्चा हमने किया है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट, टू कंपेयर क्लोजिंग स्टॉक विद प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है उनके बीच में कंपैरिजन करना हो तो भी ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है। एंड ड्रॉ आउट वेरियस एनालिसिस स्पेशली इफ इट एग्जिबिट्स एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टू स्टडी रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी हो तो भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। एंड इफ इट शोज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, है ना, देन टेक अ स्टेप टू सेफ गार्ड अगेंस्ट इट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, है ना, ये मैंने आपको बता दी कि इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत हमको पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाएंगे, क्या क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट अपेयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो नीचे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आइटम्स की लिस्ट दी गई है जिनको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। टू बिगिन विद, तो आइटम्स ऑन द डेबिट साइड आर डिटेल्ड एज अंडर। देखिए, तो डेबिट साइड में जो जो आइटम्स आएंगी वो सारी नीचे लिखी गई है ना। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। पहला है ओपनिंग स्टॉक, तो स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर कब होती है, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक हमारे पास होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो इट इज द स्टॉक विच रिमेन्ड अनसोल्ड, वो स्टॉक जो अभी तक हमने नहीं बेचा है ना। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर का, देखिए 31/3/23 को जो स्टॉक मेरे पास होगा, है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक मैं बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, क्लोजिंग स्टॉक बोलूंगा मैं इसको। कितने का, जैसे 5,000 का है, पर 1/4/23 को, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को ये 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। ये वो स्टॉक है जो मैंने अभी नहीं बेचा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा बोलना चाहता है। सो अब देखिए ध्यान से, तो इन अदर वर्ड इट इज द स्टॉक विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड वाज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, previous accounting year. So in the case of new business, during its first accounting period, there will be not be any opening stock। देखिए, अगर किसी का बिजनेस नया नया है ना, किसी का नया नया बिजनेस है, तो उसका जो पहला अकाउंटिंग ईयर होगा तो उसमें कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के 3 कंपोनेंट होते हैं, ध्यान से आप सुनिए। पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश्ड गुड्स, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश्ड गुड्स, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये 3 टाइप के कंपोनेंट है ओपनिंग स्टॉक के। ओपनिंग स्टॉक्स जनरली अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस एंड इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। दिस आइटम इज यूजुअली शोन एज द फर्स्ट आइटम, ठीक है। ये हमारी पहली आइटम है, ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको थ्योरी भी आ जाती है, तो हर तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अब हमारे पास परचेजेस एंड परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेजेस और परचेजेस रिटर्न। तो परचेजेस का मतलब क्या है, गुड्स परचेज्ड दैट आर मेंट टू बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स दैट एन एंटरप्राइजेस डील्स इन, और आर दोज गुड्स
विच आर मेंट फॉर रीसेल, है ना। ऐसे मतलब ऐसे गुड्स जिसको खरीदा है हमने रीसेल करने के लिए, है ना, वो हमारे क्या है, वो हमारे लिए परचेज है ना। तो मतलब परचेज का मतलब है उन गुड्स की परचेज से दैट आर मेंट टू बी यूज, जिनका हम यूज करेंगे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, है ना। दैट एन एंटरप्राइजेस डील इन, जिसमें एंटरप्राइजेस डील कर रही है, या फिर वो गुड्स जिसको रीसेल पर्पज से खरीदा गया है विद और विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, ठीक है। परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स बोथ कैश और क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है। जो परचेज आती है हमने एक अकाउंटिंग ईयर में जो परचेज की है, उसमें कैश परचेज भी आएगी, उसमें क्रेडिट परचेज भी आएगी। व्हेन गुड्स परचेज्ड, व्हेन गुड्स परचेज आर रिटर्न, when goods purchase are returned to the supplier due to any reason, ठीक है, बिना किसी रीजन की वजह से अगर हमने जो गुड्स खरीदी थी उसको सप्लायर को रिटर्न कर दिया, किसको, सप्लायर को रिटर्न किया किसी रीजन के कारण, तो उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। देखिए इसके दो नाम हैं, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, है ना, ग्रॉस परचेज और नेट परचेज। देखिए दो टाइप की परचेज होती है, एक होती है ग्रॉस परचेज और एक होती है नेट परचेज। जैसा कि मैं आपको बता रहा था नेट सेल और ग्रॉस सेल के बारे में, तो ग्रॉस परचेज और नेट परचेज भी होती है। ग्रॉस परचेज कौन सी परचेज है, ग्रॉस परचेज वो परचेज है, देखिए जब हम टोटल परचेज यानी कि कैश और क्रेडिट परचेज में से, है ना, परचेज रिटर्न को माइनस नहीं करते हैं, है ना, जब हम टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ग्रॉस परचेज होगी, है ना। तो नेट परचेज कौन सी है, व्हेन परचेजेस रिटर्न आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस परचेज, मतलब जब हम टोटल परचेज में से यानी कि ग्रॉस परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को, तो जो बैलेंस हमारे पास आएगा वो नेट परचेज है। ओनली नेट परचेजेस आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो नेट परचेज को ही दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे टू परचेज हमने लिखा 100 रुपए और उसमें से परचेज रिटर्न लेस कर दी 25 रुपए, तो सिर्फ और सिर्फ ये नेट परचेज हमारे पास 75 रुपीज, इसको ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। तो इन द ट्रायल बैलेंस परचेजेस अकाउंट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड, ठीक है, और परचेजेस रिटर्न जो है वो कहां पे दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्रेडिट अदर आइटम्स अपार्ट फ्रॉम परचेजेस रिटर्न आर ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस परचेजेस, ठीक है। सर्टेन अदर आइटम्स अपार्ट फ्रॉम परचेजेस रिटर्न आर ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस परचेजेस, देखिए मतलब कुछ और भी आइटम्स हैं परचेजेस रिटर्न के अलावा जिसको ग्रॉस परचेज में से माइनस करना चाहिए, है ना, अगर हमने नेट परचेज को फाइंड आउट करना है तो दीज आइटम्स आर एज अंडर। सो पहला है हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स मेड इन गुड्स। ड्राइंग्स मेड इन गुड्स रेफर टू द गुड्स दैट हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। देखिए ड्राइंग्स मेड इन गुड्स, अगर हमने गुड्स में से बिजनेस के का जो प्रोपराइटर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स को ड्रॉ कर लिया है ना, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। और क्या किया जाएगा, उसको भी उस ऐसी ड्राइंग्स को हम माइनस करेंगे परचेजेस में से। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से आप देख लें, ड्राइंग्स मेड इन गुड्स का मतलब है गुड्स दैट हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए, है ना। सो सच विथड्रॉन गुड्स आर रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को विड्रॉ अगर हम करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा कि ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ परचेज, जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी गुड्स की उससे, ठीक है। ठीक है, तो इसकी एंट्री आ जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताई है कि ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, है ना, और परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा ऐसे। एक तो ये जो ड्राइंग हमने की गुड्स की उसको भी माइनस किया जाएगा। दूसरा गुड्स टेकन फॉर स्टाफ यूज,
समटाइम्स द प्रोप्राइटर विदड्रॉ द गुड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टाफ। तो स्टाफ के वेलफेयर के लिए अगर हमने कुछ गुड्स को विदड्रॉ किया है, कई बार होता है, सब प्रोप्राइटर करता है, तो सच गुड्स विदड्रॉन फॉर द स्टाफ वेलफेयर आर आल्सो रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो जो मेरा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होगा उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा और क्रेडिट करूंगा परचेज अकाउंट को। ठीक है, तो ये गुड्स टेकन फॉर स्टाफ यूज, इसको भी माइनस किया जाएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस से। ठीक है, मतलब परचेजेस में से हम माइनस कर देंगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस को। उसके नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज सैंपल। तो सैंपल्स का मतलब है गुड्स दैट हैव बीन गिवन अवे फॉर यूजेज एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल। मतलब हमने एक तरीके से जैसे इसको मैं एडवर्टाइजमेंट ही बोल सकता हूं कि मैंने अपने गुड्स के बारे में किसी को बताना है ना, और मैंने एज अ सैंपल किसी को गुड्स जो है वो यूज करने के लिए दे दिया, तो वो एक जो गुड्स होगा, जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा, वो पूरे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, उस एक प्रोडक्ट से पता लग जाएगा कि मेरे बाकी के प्रोडक्ट कैसे हैं। ठीक है, तो सो सच गुड्स आर आल्सो डेबिटेड टू सैंपल एक्सपेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, और क्रेडिट किया जाएगा परचेज अकाउंट को विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ परचेज। तो इस आइटम को भी माइनस करेंगे परचेज से। ठीक है, और गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, अगर हमने एज अ चैरिटी गुड्स दान दिया है ना, गुड्स को दान दिया है, चैरिटी है, तो हम क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी हम परचेज से माइनस करेंगे, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। सो यहां पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, एडजस्टेड परचेजेस। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स मे बी एडजस्टेड बाय फर्म्स टू द परचेज अकाउंट। जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको एडजस्ट किया जाता है ना, परचेज अकाउंट के थ्रू। व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होगा, द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड। ओपनिंग स्टॉक कैन बी एडजस्टेड थ्रू एंट्री, पहला परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक को, ये ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट किया है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम जो है एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्टेड परचेजेस अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे आएगी, नेट परचेजेस जिसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाएगा, तो हमारी क्या आ जाएगी, एडजस्टेड परचेजेस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। उसके बाद देखिए, वंस द अबव एडजस्टमेंट्स आर मेड, जैसा आपने यहाँ पे दी गई एडजस्टमेंट्स को कर लिया है, ओपनिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने एक बार ये वाली एंट्रीज को पास कर दिया, एडजस्टेड परचेज को निकाल दिया, अगर स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट किया जाता है किसके थ्रू, परचेज के थ्रू, तो उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में हम शो नहीं करेंगे। बैलेंस ऑफ एडजस्टेड परचेजेस अकाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो हमारा बैलेंस होगा एडजस्टेड परचेज का, उसको कहां दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, जबकि क्लोजिंग स्टॉक को हम एसेट साइड में शो करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको एडजस्टेड परचेज के बारे में बता चुका हूं ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में भी, है ना, जहां पे हम ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं परचेज के थ्रू, तो फिर उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आई होप आपको ये परचेज का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि परचेज रिटर्न ही माइनस नहीं होती, साथ में ये जो आइटम्स 1 2 3 4 है ना, ये सारी आइटम्स भी जो है वो माइनस होती है, और एडजस्टेड परचेज भी कई बार निकालनी पड़ती है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं which are incurred from the stage of purchase of raw material, ठीक है, to the stage of making goods available in sellable condition or churning out the final finished goods। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं किस स्टेज से, स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल से, जब हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, है ना, गुड्स और टू द स्टेज ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल इन सेलेबल कंडीशन। तो जैसे हमने कॉटन खरीदा है ना,
और उसके बाद उस कॉटन से हमने शर्ट बनाई है, ठीक है। तो कॉटन खरीदने से लेकर के शर्ट बनाने तक का जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जितना भी खर्चा आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको ट्रायल बैलेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है वेजेस, इट रेफर्स टू द रेम्यूनरेशन पेड टू वर्कर्स, ठीक है। जैसे वर्कर्स को रेम्यूनरेशन पे किया जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें वेजेस में आ जाएंगी। हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड लोडिंग ऑफ गुड्स। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए वेजेस लिखा है या फिर फैक्ट्री वेजेस लिखा है तो उसको हम कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। A couple of points to be remembered in treatment of wages is that, देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट बता रहा है, कपल पॉइंट क्या, if क्या देखिए wages and salaries is mentioned in the question, देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं इस पॉइंट को, कि अगर आपके पास वेजेस और सैलरीज मेंशन है क्वेश्चन में तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना। सिंस द सैलरी हियर डिनोट्स सैलरी ऑफ सुपरवाइजर स्टाफ इन द फैक्ट्री, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सैलरी हम पे कर रहे हैं ये सैलरी सुपरवाइजर स्टाफ की है, जो फैक्ट्री में है सुपरवाइजर उसकी सैलरी है। इफ द क्वेश्चन मेंशन सैलरी एंड वेजेस, अगर सैलरी पहले आता है और वेजेस बाद में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये वेजेस किसकी है, वेजेस ऑफ द ऑफिस पर्सनल ओनली, है ना। सो उसको हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। बस इतनी सी बात है ना। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे और सैलरी और वेजेस लिखा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। सेकेंडली, इफ एनी वेजेस आर पेड टू इंस्टॉल एनी मशीनरी, ठीक है, कोई भी वेजेस हमने पे किया है ना, किसी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, दे विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मशीन, तो उसको कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड किया जाएगा, है ना, मशीन की कॉस्ट में, एंड उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। मतलब मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस को पे किया गया है तो उससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको हम मशीन की वैल्यू में कॉस्ट में ऐड करेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेज और कैरेज इनवर्स और फ्रेट, ठीक है। देखिए इनवर्ड का मतलब क्या है, आप समझिए इस बात को। जब हम गुड्स को खरीद रहे हैं, ठीक है, जब हम गुड्स को खरीद रहे हैं और उस वक्त अगर हमने कोई खर्चा किया है, जैसे कोई कैरेज पे किया है, भाड़ा पे किया है, फ्रेट पे किया है, तो वो जो है वो क्या माना जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है सच एक्सपेंसेस रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ये, जो हमने गुड्स को ब्रिंग करने के लिए मतलब खर्च किए हैं, मतलब गुड्स को हमने ब्रिंग किया है फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जहां से हमने उसको खरीदा और बिजनेस के प्लेस तक पहुंचाने के लिए जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया है वो कैरेज इनवर्ड या फ्रेट माना जाएगा। और फ्रॉम द फर्म्स गो डाउन टू द फैक्ट्री, या फर्म के गोडाउन से लेकर के फैक्ट्री तक पहुंचाया हमने उस गुड्स को, तो वो उसके लिए जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया वो क्या है, वो कैरेज है, कैरेज इनवर्ड है, वो फ्रेट है। इट मस्ट बी केयरफुली केप्ट इन माइंड दैट एनी कैरेज और फ्रेट पेड टू ब्रिंग एन एसेट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस शुड एक्चुअली बी एडेड टू द एसेट अकाउंट। देखिए ध्यान से सुनिए, ये चीज मैं आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बता चुका हूं, है ना, क्या कि कोई एसेट है, एसेट को खरीदने के लिए, है ना, एसेट को हमने खरीदा और एसेट को बिजनेस के प्लेस तक पहुंचाने के लिए हमने जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया, कैरेज पे किया, फ्रेट पे किया, किसके लिए, एसेट के लिए, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, है ना, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे, ठीक है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज सच फ्रेट
पेड फॉर एन एसेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो ये इसका कारण है कि दिस इज बिकॉज ऐसा जो फ्रेट हमने पे किया है फॉर एन एसेट, है ना, किसी एसेट के लिए, वो एसेट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। अगर हमने एसेट को ब्रिंग किया है टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना, फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, कैरेज है, फ्रेट है, वो एसेट का पार्ट बन जाएगा, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। सिर्फ गुड्स पे किया हुआ खर्चा ही क्या है, हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस माना गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स रेफर टू द प्रोडक्ट्स required for maintenance and upkeep of the machinery in a factory। मशीनरी इन अ फैक्ट्री, देखिए कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या है? कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब है प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द मशीनरी इन अ फैक्ट्री। कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टोर्स इंक्लूड, जैसे कि इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे आपके पास इंजन ऑयल, कॉटन वेस्ट, सॉफ्ट सोप, ऑयल ग्रीस, है ना। द वैल्यू ऑफ स्टोर कंज्यूम्ड कैन बी अराइव्ड एट द थ्रू द फॉलोइंग फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स ना, ऐसे प्रोडक्ट्स हमको चाहिए जिससे हमारी जो फैक्ट्री में मशीन्स हैं उसकी हम मेंटेनेंस कर सके, उसका अपकीप कर सके, उसकी देखभाल कर सके। ठीक है, जैसे इंजन ऑयल है, अगर हम वो भी एक टाइप की मशीनरी है ना, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनका जो इंजन होता है उसमें तेल डालना पड़ेगा, है ना, या हमारे पास ग्रीस ऑयल हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कंज्यूमेबल स्टोर्स में आएगी। और इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहाँ फॉर्मूला दिया है, तो स्टोर कंजम्पशन या कंज्यूमेबल स्टोर्स, है ना, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स प्लस परचेजेस ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स। ठीक है, मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक होगा स्टोर का, उसमें परचेज को ऐड किया जाएगा स्टोर्स की, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे स्टोर्स की। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है कंज्यूमेबल स्टोर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। फैक्ट्री रेंट का मतलब है रेंट पेड फॉर यूजिंग द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ठीक है, हमने रेंट पे किया है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस को यूज किया है, उसके लिए हमने रेंट को पे किया है। ठीक है, द वर्ड रेट्स हियर रेफर्स टू द म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस हमने पे किया है। रेट्स का यहाँ पे रेट्स का मतलब क्या है, रेट्स का मतलब है म्युनिसिपल टैक्सेस और चार्जेस फॉर वाटर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, भाई हमने पानी का चार्जेस, हमने चार्जेस फॉर वाटर एंड मेंटेनेंस, है ना, जो भी चार्जेस हमने पे किए हैं तो म्यूनिसिपल टैक्सेस में वो आ जाएंगे। ठीक है, या म्यूनिसिपल टैक्सेस को हम रेट्स बोल सकते हैं यहाँ पे। बोथ फैक्ट्री रेंट, चाहे वो फैक्ट्री रेंट हो, है ना, एंड रेट्स आर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो भी हमारे फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स होते हैं दोनों को, है ना, उसको कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। इफ टोटल रेंट इन इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ फैक्ट्री एंड ऑफिस प्रीमाइसेस देन इट मस्ट बी अलाउड, इट मस्ट बी एलोकेटेड प्रोपोर्शनेटली। देखिए, जैसे हमारे पास टोटल रेंट दिया है और उस टोटल रेंट में हमारा फैक्ट्री का रेंट भी है और ऑफिस प्रीमाइसेस भी है, तो दोनों को सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग किया जाएगा। देन द रेट फॉर फैक्ट्री गेट्स डेबिटेड। जो फैक्ट्री का मतलब रेंट होगा, रेंट एंड रेट्स होगा फैक्ट्री से रिलेटेड, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और जो ऑफिस का रेंट होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते हैं। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री लाइटिंग। चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन फैक्ट्री, है ना, जैसे हमने बिजली का इस्तेमाल किया है फैक्ट्री में, उसके लिए हमने जो भी चार्जेस दिए हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे
एंड अकाउंटेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और उसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, शो करेंगे। इन केस देयर इज combined bill of lighting charges for factory and office premises, then it needs to appro, pro, approportion correctly, ठीक है, मतलब उसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एंड डेबिट टू द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फैक्ट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑफिस। देखिए मतलब बोलने का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे लाइटिंग का बिल है और वो कंबाइनिंग बिल है, फैक्ट्री का भी है ऑफिस का भी है, तो फैक्ट्री प्रीमाइसिस का जो बिल होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो ऑफिस प्रीमाइसिस का बिल होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फैक्ट्री रेंट और ऑफिस रेंट की बात की थी, वैसे फैक्ट्री लाइटिंग और ऑफिस लाइटिंग की बात हो रही है। उसके बाद है रॉयल्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी क्या होती है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, रॉयल्टी क्या चीज क्या है। द अमाउंट पेड फॉर द यूज ऑफ सम प्रॉपर्टी, है ना, इज अ राइट, इज कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। जो हमने अमाउंट पे किया है, हमने किसी की प्रॉपर्टी को यूज किया है ना, किसी किसी की प्रॉपर्टी को यूज किया है एज अ राइट, हमने यूज किया है, तो उसके लिए जो भी पैसा हमने पे किया वो क्या है, रॉयल्टी है। सच एज एन अमाउंट पेड फॉर द यूज ऑफ सम पेटेंट, जैसे किसी पेटेंट राइट, किसी का पेटेंट राइट हमने यूज किया और उसके लिए उसको हमने कुछ अमाउंट पे किया, तो वो जो अमाउंट हमने पे किया वो क्या है, रॉयल्टी है। रॉयल्टी इज चार्ज टू द ट्रेडिंग अकाउंट, या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में उसको हम दिखाएंगे। ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है। सो इफ द क्वेश्चन स्टेट्स दैट रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल, अगर ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो रॉयल्टी है वो सेल के बेस के ऊपर है, तो वो रॉयल्टी जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगी। ध्यान से सुनिए, ठीक है। जो रॉयल्टी हमने पे किया है ना, वो अगर सेल के बेस पे किया है तो वो रॉयल्टी क्या बन जाएगी, रॉयल्टी चार्जेस हमारे लिए, वो रॉयल्टी चार्जेस हमारे लिए जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको डेबिट करेंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट है रॉयल्टी के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था रॉयल्टी वाला पॉइंट, बेसिक कस्टम ड्यूटी। इट इज पेड, ये पे किया जाता है गवर्नमेंट को जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, है ना, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो गुड्स को जब इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर जो हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है ना, कस्टम ड्यूटी, और तो इसको डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। अदर एक्सपेंसेस अब कौन कौन से है, अदर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, ग्रीस, ड्यूटी ऑन परचेजेस, वेस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड पैकिंग एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे अदर एक्सपेंस में आएंगे। इन सभी एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। सो अब ये तो थी डेबिट साइड की आइटम्स, है ना, जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे सारी की सारी, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा, है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है वो है अदर, वो सारी आइटम्स जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होंगी। तो पहला है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स और ग्रॉस सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो सेल में यानी कि ग्रॉस सेल में कैश सेल भी आएगी और क्रेडिट सेल भी आएगी। इफ ड्यू टू एनी रीजन कस्टमर रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ गुड्स अर्लियर, ठीक है। देखिए, इफ ड्यू टू एनी रीजन, किसी रीजन से कस्टमर ने गुड्स को, जिन गुड्स को हमने बेचा था किसी कस्टमर को, और उस गुड्स को वापस कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्स। नेट सेल्स आर ड्राइव्ड बाय डिडक्टिंग सेल रिटर्न्स, है ना, फ्रॉम द टोटल सेल। जब हम टोटल सेल में से माइनस करेंगे सेल रिटर्न को तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास नेट सेल आ जाएगी। ओनली नेट सेल्स आर शोन ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में नेट सेल को दिखाया जाता है। सेल्स कैन बी फाउंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सेल को ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में हम फाउंड कर सकते हैं, जबकि सेल्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, और सेल रिटर्न को डेबिट साइड में हम जो है वो शो करते हैं। या फिर
माइनस करके भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, बाय सेल हमने लिखा, सेल रिटर्न यहाँ पे माइनस कर दी, 98,000 हमने बाहर लिख दिया, है ना। या फिर सेल्स रिटर्न को जो आपके पास यहाँ पे दी गई है, इसको हम डेबिट साइड में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से टू सेल्स रिटर्न जो है तो 2000 भी लिख सकते हैं। फिर हमको सेल का जो अमाउंट है 1,00,000 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। आई होप, या तो माइनस करके दिखा सकते हैं, दो में से एक चीजें करिए, वैसे सभी ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट, देखिए ये बात ध्यान देने वाली है, फिगर फॉर सेल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेड। ठीक है, जीएसटी पेबल इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म रिफ्लेक्टेड बाय ई लाइबिलिटी लेजर एंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, जो आपकी सेल वाली फिगर है उसमें कोई भी मतलब टैक्स पेड इंक्लूड नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो जीएसटी से रिलेटेड लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी साइड में हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक।